स्टूडेंट। मैं डॉक्टर रंजना शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री एट पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा से। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज पूरा विश्व कोविड-19 से जूझ रहा है, जिसके कारण लॉकडाउन के चलते आपकी क्लासेस भी प्रभावित हो रही हैं। हम ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपके सिलेबस को पूरा कर रहे हैं। स्टूडेंट्स दिए गए ऑनलाइन मटेरियल जो कि पीडीएफ, वीडियो लेक्चर एवं ऑडियो के फॉर्म में रहते हैं, उन्हें आप ध्यान से पढ़िए और उसके नोट्स को बनाइए ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जैसा कि पिछले वीडियोस में आपको एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बताया जा चुका है, आज हम लोग उसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे जिसपे इंटरप्रिटेशन ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रा है, तो उसे आज हम लोग देखते हैं। जैसा कि पिछले लेक्चर्स में भी आपको एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल और सिग्नल के इंटरप्रिटेशन के बारे में बताया जा चुका है। आज जो हम लोग स्पेक्ट्रा का इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसमें एक पॉइंट आता है कि हमारा जो स्पेक्ट्रा है, उसमें जो हमको सिग्नल्स मिलते हैं, वो सिग्नल की पोजीशन किन-किन बातों पर निर्भर करती है। तो जो सिग्नल की पोजीशन होती है, वो डिपेंड करता है कि हमारे प्रोटॉन का केमिकल एनवायरनमेंट कैसा है। और यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स आते हैं, शील्डिंग इफेक्ट और डी शील्डिंग इफेक्ट। तो हम लोग आज यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट और डी शील्डिंग इफेक्ट के बारे में बताते हुए हमारे स्पेक्ट्रा में जो सिग्नल्स हैं उनकी पोजीशन के बारे में बात करेंगे। एक बार आपको रिवीजन की तरह इंटरप्रिटेशन ऑफ स्पेक्ट्रा किन-किन पॉइंट्स के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं उसको बता दें। पहला पॉइंट है आपका नंबर ऑफ सिग्नल। ये बताता है कि आपके सिग्नल जो मिलेंगे स्पेक्ट्रा में वो कितने मिलेंगे। तो ये इसकी इंफॉर्मेशन से हमको ये पता चलता है कि हमारे जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल अंडर ऑब्जर्वेशन है उसमें प्रोटॉन कितने प्रकार के हैं, यानी समतुल्य प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, या हम कह सकते हैं कि इट टेल्स अबाउट द काइंड ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन अ सैंपल। जितने प्रकार के प्रोटॉन होंगे उतने प्रकार के हमको सिग्नल मिलेंगे। सेकेंड आता है हमारा पोजीशन ऑफ सिग्नल, जिस पर आज हम लोग बात करेंगे। पोजीशन ऑफ सिग्नल से हमको ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि हमारा जो प्रोटॉन है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक या केमिकल एनवायरनमेंट कैसा है, तो इससे हमारी सिग्नल की पोजीशन तय होती है। फिर थर्ड नंबर पे इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को आपको एक पिछले वीडियो में हमने इस नंबर ऑफ सिग्नल के साथ ही बताया था कि अगर हमारे समतुल्य प्रोटॉन की संख्या पर डिपेंड करता है कि हमारा जो इंटेंसिटी मिलेगी हमारे सिग्नल की वो कितनी है। अगर हमारे समतुल्य, मान लीजिए कि हमारे पास दो सिग्नल हैं, एक सिग्नल एक प्रकार का प्रोटॉन प्रोड्यूस कर रहे हैं और एक प्रकार के प्रोटॉन दूसरा सिग्नल प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अगर पहले प्रकार के प्रोटॉन की संख्या 6 है और दूसरे प्रकार के प्रोटॉन की संख्या 2 है, तो पहले प्रकार के जो प्रोटॉन हैं उनके द्वारा जो सिग्नल हमको मिलेगा उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि वहाँ पे प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है। और फोर्थ नंबर पर है आपकी स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स। तो स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल के बारे में आपको पहले भी हमने वीडियो लेक्चर में बता दिया है। तो आज हम लोग पूरी बातें पोजीशन ऑफ सिग्नल पर करते हैं कि हमारे जो सिग्नल हैं वो उनकी पोजीशन कैसे हम उनको, अगर मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में आता है कि आप पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का एनएमआर स्पेक्ट्रा ड्रॉ करिए, तो आप उस स्पेक्ट्रा में जो आप सिग्नल्स ड्रॉ करेंगे उनकी पोजीशन आप कैसे सेट करेंगे, तो आप इसे यहाँ पे समझ सकते हैं। तो जो पोजीशन ऑफ सिग्नल होता है वो डिपेंड करता है शील्डिंग एंड डी शील्डिंग इफेक्ट ऑफ प्रोटॉन, कि हमारे जो प्रोटॉन पर शील्डिंग इफेक्ट है या डी शील्डिंग इफेक्ट है उस पर हमारे जो सिग्नल है उनकी पोजीशन निर्भर करती है। अब शील्डिंग इफेक्ट एंड डी शील्डिंग इफेक्ट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट ऑफ प्रोटॉन, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट। जैसे कि हम यहाँ पे पहले भी बता चुके हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल है तो उसमें मान लीजिए कि हमारे ग्रुप दो तरीके के ग्रुप भी हो सकते हैं कि वो उसके साथ अटैच्ड हों। जैसे फॉर एग्जांपल CH3 समूह अगर जुड़ा हुआ है तो वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट दिखाता है, और यदि उसकी जगह वहाँ पर कोई NO2 ग्रुप है या क्लोराइड है या कोई भी हेलोजन है तो वो हमारे मॉलिक्यूल पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट दिखाएगा। तो जो शील्डिंग इफेक्ट होता है और डी शील्डिंग इफेक्ट होता है वो हमारे
जो मॉलिक्यूल है अंडर इन्वेस्टिगेशन, उस मॉलिक्यूल से अटैच्ड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, उस पर निर्भर करता है। तो शील्डिंग इफेक्ट के बारे में बात करते हैं पहले। When a molecule is placed in a magnetic field, its electrons are caused to circulate, and in circulating they generate secondary magnetic field called as induced magnetic field. जब हम कोई भी जो सैंपल जिसका हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं या जिसका एनएमआर स्पेक्ट्रा हम निकाल रहे हैं, तो जब इस मॉलिक्यूल को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी स्पिन करते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के स्पिन करने के कारण भी एक मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होती है। इस मैग्नेटिक मोमेंट को हमने क्या किया, नाम दिया है सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड, या जिसे हम लोग बोल सकते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो जो हमारे सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके कारण एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गई है। अब ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ये दो तरीके से वर्क कर सकती है हमारे प्रोटॉन के ऊपर, या दो तरीके से हमारे प्रोटॉन को इफेक्ट कर सकती है। एक ये हो सकता है कि जो ये सर्कुलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो डेवलप, सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई है, ये जिसे हम लोग इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड या सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड के नाम दिया है हमने। तो अगर ये फील्ड हमारे जो प्रोटॉन है उसके उसके जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको अपोज कर रही है, तो इस तरीके से ये क्या करेगी कि हमारे जो प्रोटॉन पर शील्डिंग इफेक्ट दिखाएगी, जिसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अबाउट द प्रोटॉन इटसेल्फ जनरेट अ फील्ड अलाइंड इन सच ए वे दैट प्रोटॉन इट अपोजेस द अप्लाइड फील्ड। कि अगर हमारे जो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड है या इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, अगर वो हमारे प्रोटॉन के पर जो अप्लाई कर रहे हैं हम मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अगर उसको वो अपोज करती है, तो अपोज करने के कारण क्या होता है कि हमारा जो प्रोटॉन है, जो एक डेफिनेट फील्ड को जब हम अप्लाई करते तो उसको वो महसूस करता, तो अब वो उस वाले फील्ड से वो कम महसूस करेगा। शील्डिंग का मतलब होता है किसी चीज को ढक देना या शील्ड करना। तो अगर कोई चीज ढकी या शील्डेड है, तो उस पर बाहरी चुंबकीय क्षेत्र जो हम अप्लाई करेंगे उसका प्रभाव क्या होगा, कम पड़ेगा, और उस कंडीशन में हमको हायर मैग्नेटिक फील्ड देना पड़ेगा उसके अंदर ट्रांजिशन लाने के लिए। तो हमारे शील्डिंग इफेक्ट में क्या होता है कि जो हमारे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रॉन के द्वारा, वो अपोज करती है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को, जिसके कारण हमारा जो प्रोटॉन होता है वो शील्डेड प्रोटॉन हो जाता है, और ऐसे शील्डेड प्रोटॉन को हमको हायर मैग्नेटिक फील्ड पर ट्रांजिशन उसमें पॉसिबल होता है, और ऐसे सिग्नल हमको अप फील्ड मिलते हैं, यानी हायर मैग्नेटिक फील्ड पर मिलते हैं। अब इसका जस्ट अपोजिट होता है हमारा डी शील्डिंग इफेक्ट। तो डी शील्डिंग इफेक्ट को समझते हैं। Now, if the induced magnetic field reinforces the applied magnetic field, then the field felt by the proton is augmented and the proton is said to be shielded, de-shielded कहेंगे इसे। तो अगर हमारे सिस्टम में या जो हमने मॉलिक्यूल लिया है अंडर एग्जामिनेशन या ऑब्जर्वेशन में जो हमने लिया, जिसका हमको एनएमआर स्पेक्ट्रा निकालना है, तो ऐसे मॉलिक्यूल के अंदर यदि जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, अगर वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को रीइंफोर्स करे यानी उसको बढ़ाए, तो उस कंडीशन पे क्या होता है कि हमारा जो प्रोटॉन है अब वो लोअर मैग्नेटिक फील्ड पर ही उसके अंदर ट्रांजिशन पॉसिबल है, यानी हमको कम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करनी पड़ेगी उसके अंदर चेंजेस लेके आने के लिए। तो ऐसे कंडीशन में जो हमारा प्रोटॉन डी शील्डेड प्रोटॉन कहलाता है। तो इन शील्डिंग और डी शील्डिंग इफेक्ट के कारण हमारे जो सिग्नल होते हैं वो उनकी पोजीशन निर्भर करती है। अब इसको यहाँ पहले तो हमने शील्डिंग और डी शील्डिंग पढ़ा, अब इसके बाद देखते हैं कि हमारे जो सिग्नल्स की पोजीशन होती है उसको हम कैसे शील्डिंग और डी शील्डिंग इफेक्ट के कारण बताएंगे कि कैसे वो उनकी पोजीशन चेंज हो रही है। तो यहाँ पे एक चीज़ और जानना ज़रूरी है स्टूडेंट, कि जो शील्डिंग और डी शील्डिंग इफेक्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब बात करते हैं, इसे आप यहाँ पे भी शॉर्ट में समझ सकते हैं। और एक और बात आप पॉइंट नोट कर लीजिए कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो हमारे मॉलिक्यूल पर डी शील्डिंग इफेक्ट दिखाते हैं। डी शील्डिंग का मतलब होता है बी परिरक्षण, और शील्डिंग इफेक्ट का मतलब होता है परिरक्षण।
इन शब्दों से भी आप समझ सकते हैं कि अगर कोई चीज़ शील्डेड होगी, परिरक्षित होगी, तो उसके अंदर अगर हमको कोई चीज़ हम उस पे बाहरी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर दे रहे हैं, तो उसके अंदर हमको मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा देना पड़ेगा क्योंकि वो शील्डेड है। और डीशील्डेड का मतलब होता है विपरिरक्षण, यानी यहाँ पे अब क्या है, अगर वो उसके अंदर कोई भी रक्षण नहीं हो रहा है उसका, तो हम लोग जो फील्ड उसको दे रहे हैं वही फील्ड वो महसूस करेगा। लेकिन अगर उसका परिरक्षण हो रहा है यानी शील्डिंग इफेक्ट हो रहा है, तो उसके लिए हमको हायर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करनी पड़ती है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप शील्डिंग इफेक्ट देते हैं और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डी शील्डिंग इफेक्ट देते हैं। डी शील्डिंग यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का कार्य ही होता है कि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींच लेगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब अपनी ओर खींच लेगा तो हमारा कहीं ना कहीं प्रोटॉन क्या हो जाएगा, डी शील्डेड हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने एक शॉर्ट में देख सकते हैं कि हमारा जो शील्डेड होगा, शील्डेड प्रोटॉन, उसके लिए हायर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत पड़ेगी, जबकि जो हमारा डी शील्डेड प्रोटॉन होगा उसके लिए हमको लोअर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत पड़ेगी। शिफ्ट हमारा जो शील्डेड प्रोटॉन होगा वो हायर फील्ड पर हमको पीक दिखाएगा या अप फील्ड पर दिखाएगा, और जबकि हमारा जो डी शील्डेड प्रोटॉन होगा वो लोअर फील्ड पर या डाउन फील्ड पर हमको सिग्नल देगा, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे अगर हमने यहाँ पे एक NMR सिग्नल, एक स्पेक्ट्रा को ड्रॉ करने किया हुआ है, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी को इंटेंसिटी के अगेंस्ट बनाया हुआ है। अब यहाँ पे जो हमारा शील्डेड प्रोटॉन है वो हमको अप फील्ड पर सिग्नल दे रहा है, जबकि हमारा जो डी शील्डेड प्रोटॉन है वो हमको डाउन फील्ड पर सिग्नल दे रहा है। डियर स्टूडेंट, प्रोवाइड किए गए सभी ऑनलाइन मटेरियल को आप लोग ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये आपके लिए ही प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि आपकी स्टडीज़ अनअफेक्टेड रहें और एग्ज़ाम के लिए आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए। कॉपी में बताए गए वीडियो लेक्चर्स, ऑडियो और PDFs को आप अपनी कॉपी में नोट्स के रूप में बनाइए, और कोई भी क्वेरी हो तो आप उससे पूछिए। थैंक यू।